अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है साजिद तारड़ टेल्स यूथ हैज लॉस्ट होप, वेयर एज इंडियन पीएम मोदी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स यूथ। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima साहब, थैंक यू सो मच। तारड़ साहब, पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त सारी ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत ने जो है वो जेलों में डाल दी है और इंटरनेशनली भी दुनिया बड़ी कंसर्न्ड है। लेकिन हमारे साथ भारत है, उनके फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो ब्रिक्स घूम रहे हैं, दुनिया के साथ बिजनेस की बातें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करते हुए नेपाल के जो लीडर को बुलाया हुआ था और उनके साथ बिजली ले रहे हैं वहाँ से। वो तो खित्ते में भी अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, ग्लोबली भी कर रहे हैं। हम ग्लोबली आइसोलेट हो रहे हैं। हमें आईएमएफ ने जवाब दे दिया है, इंटरनली हम जो है वो जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है। ताड़ साहब, ये जो 65% पाकिस्तानी यूथ है उसका क्या मुस्तकबिल है और वो किधर जाएगी अगर ये इसी तरह ही अफरा तफरी रही और खित्ते में बाकी हमें तरक्की नज़र आती है और यहाँ पे जो है वो हालात ख़राब हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? चीमा साहब, मैं जिस यूथ की बात आप कर रहे हैं, मैं उनकी मिन्नतें तरले पिछले 5-10 साल से कर रहा था कि खुदारा ये जो लोग आपके पास आते हैं जिनके बच्चे अपने बाहर हैं, इनसे पूछा करें कि आपके पास हमारे मुस्तकबिल के बारे में आपके पास क्या प्लान है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, एजुकेशन पॉलिसी क्या है। आपके बच्चे तो लंदन में पढ़ लेते हैं, तभी आप इस पे फोकस नहीं करते। लेकिन ये वही बच्चे, मेरा क्वेश्चन है, आज वो बच्चा दुरानी खान जो था, जो कहता था इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया, और कमांडर साहब के घर से उसने वीडियो बना के जो लगाई थी कि इनकलाब आ गया। मेरा आज ये क्वेश्चन है कि आपके लीडर ने कई दफा आपको बस के नीचे फेंका, उसने कहा जी मेरा तो इनके साथ तल्लुक ही कोई नहीं, ये सारे दहशत गर्द हैं, इनको पकड़ो जेलों में डालो। हम उसी कौम की बात कर रहे हैं जिस कौम के बच्चों के 20-20 ट्विटर अकाउंट है, सारा दिन जो अपने बाप की उम्र के लोगों की सारा दिन इज्जतें उछालते हैं, सारा दिन टिकटॉक बना के, उर्दू के अंदर, पंजाबी के अंदर, इंग्लिश तो आती ही नहीं क्योंकि इंग्लिश तो पढ़ाई नहीं की उनको। और फिर एक अमीरुल मोमिनीन ने अगले दिन स्टेटमेंट दी, उसने कहा जेल का खौफ खत्म कर दो, लेकिन मैं जेल नहीं जाऊं। ये कल की स्टेटमेंट कि जेल का खौफ खत्म कर दो, आजादी ऐसे नहीं मिलती, छीन के लेनी पड़ती है, लेकिन मैं नहीं जेल जाऊंगा। ये साथ मुसलसल है। खुद वो 12-12 घंटे, 18-18 घंटा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में बैठा रहा, आज भी कौम को कह रहा है कि तुमने जेल का खौफ खत्म कर। लोग पागल अन्ने हो गए, अखा तो अन्ने थे, कन्ना तो डोरे। कभी मैंने कई दफा ये ट्वीट किया है, ये जो आपको कहते हैं जेलों का खौफ खत्म करो, इनके अपने बच्चे किधर? खान साहब पे पाबंदियां जो लगने वाली है, क्यों नहीं अपने दोनों लड़कों को, जवान लड़के हम बुलाएं, उनको कहें कि मेरी मूवमेंट को आगे लेके चलो, इस जिहाद को, ये सियासत नहीं जिहाद है, इसको लेके आप आगे चलो, ये तुम्हारा फ्रीज है, मजहबी फ्रीज है, चलो चले। क्यों नहीं ये करते खान साहब? लेकिन ये बाइपोलरिज्म, डबल स्टैंडर्ड, कौम की माओ के बच्चों को आप बसों के नीचे देते हैं, गोलियों के सामने करना चाहते हैं। आप खान साहब अगले दिन, परसों गए, बाल्टी सर पे लेकर गए, कोर्ट गए हैं खान साहब। खान साहब की कल की तस्वीर देखें आप, जब अदालत से निकले हैं, बाल्टियां सर पे पहनी हुई। लोगों कहते खौफ खत्म करो, कहते खौफ के बुत गिरा दो, तो आप अपना खौफ क्यों नहीं खत्म कर? और चीमा साहब, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। आपने ब्रिक्स की बात की है, मैं यहां से आपके साथ आईएमएफ को शेयर करना चाहता हूं, जो उनकी रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा कि ये 2023 की प्रोजेक्शन उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की इकोनॉमी 1.9%, यूरोजोन की इकोनॉमी 0.8%, रशिया की इकोनॉमी 0.7%, चाइना की इकोनॉमी 2023 5.2%, भारत की इकोनॉमी 5.9% और 2022 की 6.1%। आप जिनकी बातें कर रहे हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, भारत के साथ तो मैं तो कंपैरिजन करता नहीं हूं, इसका खौफ आता है, डर आता है। उसकी वजह ये है, आप मुझे ये बताएं, आपके कितने भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं जो लंदन सेटल हैं? आपके कितने भारत के आर्मी जर्नैल हैं जो और उनके जस्टिस हैं जो वो बाहर सेटल हैं, टोरंटो में बैठे हैं, महलनुमा मकान खरीद के यहां पे बैठे? बताएं मुझे जरा, मेरी भी ख्वाहिश है उनके बारे में देखो। कितने लोग हैं पाकिस्तानी लीडर जिनको शौक हो कि लेगेसी है, हमारी लेगेसी क्या है?
मेरा आज आपके इस प्रोग्राम के हवाले से पूछना चाहता हूँ, डार साहब आए हैं पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए। डार साहब का अपना पाकिस्तान के अंदर क्या है? बच्चे सारे तो लंदन, प्रॉपर्टियां सारी लंदन, नवाज शरीफ साहब लंदन, उनके बच्चे सारे लंदन। तो ये आपके पाकिस्तान क्या देंगे आपको पाकिस्तान? जब ये आपके अफसरान पढ़ने आते हैं बाहर, दिल दिमाग यहां छोड़ जाते हैं, फिर पाकिस्तान में जुल्म करते हैं, जाके लूटते हैं जाके। और दूसरी, मैं आज आपको एक और बात बताना चाह रहा था। मोदी साहब आ रहे हैं भारत यूएसए के दौरे में। आज की खबर है सारी यहां पे चल रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक तेजा फाइटर जहाजों के इंजन इंडिया में बनाए गए। और आपकी हालात ये है कि अभी तक आज कंफ्यूजन बहुत बड़ा डार साहब ने फेंका है। आईएमएफ का प्रोग्राम एक्सपायर हो रहा है जून में, कहते हैं जी नया प्रोग्राम शुरू करेंगे, हमें पैसे ज्यादा चाहिए। पिछले प्रोग्राम में तो आपको दे नहीं रही, वो अगला प्रोग्राम क्यों करेंगे आप उनके साथ, या क्यों करेंगे वो आपके साथ? कभी मेरी ख्वाहिश है कोई ऐसा मुल्क और भी मुझे बताएं पाकिस्तान के हवाले से कि जो 76 साल से कर्जों पे, ग्रांटों पे, लोन्स पे चल रहा हो। ये क्या ड्रामा है सारा? नेपाल की शर्म आई है। नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर गया भारत में, उसने डील साइन की है कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, हमने, क्योंकि हम लैंड लॉक हमारा, हमें इजाजत दें हम बांग्लादेश को अपनी बिजली बेच सकें। चीमा साहब, जब मेरे जैसा बंदा ये भी चीख चुका है कि अब आपके अफगानी भाई भी आपसे आगे निकल चुके हैं, उनको भी तशवीश है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन पर शर्म ना आए। कहते शर्म ना आए तो क्या, फिर ढीठ बंदा हो तो की पर जिस टाइम मर्जी ढीठ हो जाए। वो कहते जी बेइज्जती तो ओदी हुंदी जिहदी बेइज्जत होवे साडी केड़ी। चीमा साहब फिर मेरे समय से बाहर है। आज मेरे कान तरस रहे हैं कि मुझे कोई आवाज आए पाकिस्तान से, किसी लीडर की तरफ से, कि मैंने ये रोड मैप बनाया है इकॉनमी का, हम इस तरह बच्चे पढ़ाएंगे अपने, हम इनको डिजिटल पाकिस्तान के बारे में ले जाएंगे। दुश्मन के बच्चे कहते हो पढ़ाने, अपने वारा सारे अपने सारे ट्वीटा ते बैठे वो भी उर्दू च, वाह याद सारा दिन। आप कहते हैं दुश्मन के बच्चे पढ़ाएंगे, अपने पढ़ाने के लिए मदरसे 40,000 बना दिए, 40,000 मदरसों में अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो दुश्मन के बच्चों को कहते थे पढ़ाए, गाने बन गए थे कि हम दुश्मन के बच्चे पढ़ाएंगे। चले चीमा साहब, लेकिन ये है कि कोई अभी तक नजर नहीं आ रहा। आज जो पाकिस्तान में आप अफरा तफरी की बातें कर रहे हैं, वो जो मैं खासकर बात करना चाहता हूँ, चौधरी परवेज भाई साहब को आज पकड़ लिया है, असद कैसर साहब आए थे, परवेज खटक साहब इस्लामाबाद आए थे, उनको भी पकड़ लिया गया है। लेकिन ये है कि उनको पकड़ने से पाकिस्तान में दूध की नहरें चलेंगी। माइनस इमरान खान फार्मूले पे काम शुरू हो चुका है। ये ठीक है, अफरा तफरी कोई बेहतर होनी चाहिए, ये जो उन्होंने अटैक किया है इसको हैंडल करना चाहिए, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि इसको जल्दी से जल्दी इस किताब को बंद करके इकॉनमी की बात करते, इनको जल्दी से जल्दी बंद करें, इनको जहां से जो कुछ सजाएं दी, इनको समरी ट्रायल इनके करें मिलिट्री कोर्टों के अंदर, इनको फारग करें, बंद करें जिन्होंने जो कुछ किया है, और इकॉनमी की बात करें, लेकिन वो कर नहीं रहा है। मैं कोई समझ नहीं आ रही। को डार साहब के पास भी कोई पॉलिसी नहीं है, किसी पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है। दुख वाली बात यह है कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हमेशा जो मुल्कों दुनिया में जितनी कौमों के ऊपर टफ टाइम आया है, वहां से उनके लीडरों ने उनको रेस्क्यू किया है, लेकिन हमारा लीडर कौन है, किधर से आएगा, कौन सा बंदा नाजल होगा? ये जो बंदा आया था इसने, मैं समझता हूँ, मैं तो खैर बाजवा साहब को इतना कसूरवार नहीं समझता, क्योंकि उनके साथ भी धोखा हुआ था। उनको कहा गया था मेरे पास 200 बंदों की टीम है, आते ही हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आए तो आगे फिर अगे गोलियां निकलने लग पी। मेरी आज एक और भी इंफॉर्मेशन थी, ये सुना है कि मैडम के बच्चों की भी गिरफ्तारी के जो है वो प्रोग्राम शुरू हो चुका है। एक बच्चा तो दुबई में बैठा है, फॉर्मर फर्स्ट लेडी, फार्मर फर्स्ट लेडी जो है, उनके बच्चों के बारे में भी गिरफ्तारी का प्रोग्राम बना लिया गया है। एक बच्चा दुबई में, उसके बारे में सोचा जा रहा है उसको किस तरह वापस लाना है। चौधरी मुनस अलाई साहब के बारे में भी सोचा जा रहा है कि उनको वापस किस तरह पकड़ के लाना है। और प्रोग्राम बना लिया गया है कि जो ये यूट्यूबर जो बैठे हैं लंदन में, उनको किस तरह पकड़ कर लाना है। ये इसके बारे में डिसीजन ले लिए गए हैं, पता नहीं किस तरह वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। और आज परवेज लाई साहब को पकड़ के जो उसके ग्राफिक्स थे, जो उसके जो तस्वीरें अच्छी नहीं थी,
ही इज एन ओल्ड पर्सन, और जिस तरीके से घसीट के उनको ले जाया गया, खैर उसमें लॉ एनफोर्समेंट वालों को भी कसूर नहीं है, वो भी बहुत बड़ा अरसे से ड्रामा हो रहा था ये, और सुना है चोई साहब ने गाड़ी अंदर से लॉक कर ली थी, तो शीशे तोड़े गए, तो पता नहीं क्यों वो रेजिस्ट कर रहे थे। हाँ, मेरी जो एक इन्फॉर्मेशन और है जो चीमा साहब आपसे शेयर ये करना चाहूंगा कि कुछ चोई साहब के बारे में ये था, सुना इनके साथ डील हो रही थी, और डील हो चुकी है, और इसमें दो खबरें हैं कि चोई साहब अरेस्ट होना भी चाहते थे ताकि वो मेरा मसला दूसरी साइड पे, क्योंकि चोई साहब अब सारी फैमिली जो है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते हैं शुरू से, तो वो ही वाज लुकिंग फॉर सम एक्सक्यूज। एक तो ये सुना यही जा रहा है कि एक्सक्यूज एक देंगे कि हाँ जी मेरे भी बड़ा परेशान है किया तो छड़ना पै गया, तो एक तो ये है, और दूसरा कई लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमें अरेस्ट कर लिया जाए ताकि हम भी दूसरी साइड पे गेम खेल सकें, लेकिन उनको ये सहूलत मुहैया ही नहीं की गई। जिस तरह वो कहते हैं ना कि आपके अकाउंट में पैसे कम है और आपको ये सहूलत मुयसर नहीं है, उन्होंने अकाउंट में पैसे ही नहीं है कि उन्होंने कॉल जा सके या उन्होंने फाड़ के ला जाए। कई चाहते हैं कि हमें पकड़ा जाए ताकि हम भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि 150 बंदा तो ऑलमोस्ट कर चुका है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अब उसमें देखें जो दूसरा मैंने आपको बताया था कि 19 किलो मिर्चें जला दी गई हैं और 13 दिन का अल्टीमेटम है। तो अब देखें कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है। मिर्चें तो जला दी गई है, चिल्ला भी उन्होंने काट लिया है। देखें अब क्या हो। तार साहब हमारा मुल्क तो अगर ये मिर्चों से चीज़ें चलनी है, इधर मिर्चें जलाएं, गोश्त जलाएं, तो को IMF को बना लें, कोई पैसे ही इसे डॉलर ही से बना लें अगर इस तरह चीज़ें जो हैं वो हों। बड़ी अजीब ये तो एक मंतक है। और पाकिस्तानी जो, मुझे तो यूथ की फ़िक्र है, मुझे तो इन बाबों की कोई फ़िक्र नहीं है। इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी जो पंजाबी कहते हैं बड़े होंडे ले लेने हैं, और मुझे तो इन बच्चों की फ़िक्र है कि जो 60-70% जो पाकिस्तानी बच्चे हैं जिनको हर रोज़ गुमराह किया जाता है और वो कहा जाता है। तार साहब, ये जो कैंपेन चल रही है इंटरनेशनली, इसका आपको क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? अभी कल परसों अमेरिका के जो सेनेट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन है बॉब मेंडेस ने बात की है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान के को क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। आपको लगता है कि अब आपको पता है कि पाकिस्तान में हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान और उनकी पार्टी फ़ौज के अंदर बगावत करवाना चाह रही थी। ये अब बातें हो गई हैं कि बगावत करवाना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि जनरल्स उठ खड़े हों, फ़ौज उठ खड़ी हो और इमरान खान के हक़ में जो है वो कर दें। डॉक्टर साहब, ये तो पाकिस्तान के आज तक कभी किसी सियासतदान ने ये जुर्रत नहीं की कि इस तरह फ़ौज में बगावत करा दे। सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, ये सारी सिचुएशन यहाँ पे देखते हुए आपको लगता है कि ये जो अमेरिका में बातें हो रही हैं या यूरोप में बातें हो रही हैं या ह्यूमन राइट्स की बॉडीज़ बोल रही हैं, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? अमेरिकन्स पाकिस्तान को किस लेंस से देख रहे हैं? क्योंकि हमें तो IMF का पैकेज भी नहीं मिला तार साहब, और इसमें हमारे ऊपर ये भी कहा जा रहा है, ये भी थोड़ा तबसरा करें कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवा दिया जाए, ताकि अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाए तो दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि जिस मुल्क को चीन ने कर्जे दिए उसका ये हाल है। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ये अमेरिका के जो चंद लोग हैं उनकी शायद ये विश लिस्ट हो, लेकिन अब मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका के अपने हालात ये हैं कि आज की खबर के हिसाब से UAE भी जो है अमेरिकन ब्लॉक को छोड़ के तो चाइना के ब्लॉक में। तो अब ये बताएं कि जब से, और उसके साथ जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा उसके साथ उस सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये था कि आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, आफ्टर देयर मूवमेंट इन लिबिया, इराक, सीरिया, उसके बाद अमेरिकन जो है लोगों का, एलाइज का, दे हैव लॉस्ट देयर ट्रस्ट इन अमेरिकन इंटेलिजेंस और अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री। तो उसमें चीमा साहब अगर ये देखा जाए, जो खुद प्रिडिक्ट नहीं कुछ कर सकते किसी चीज के बारे में, तो वो पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट लेंगे आफ्टर फॉल ऑफ काबुल? आप समझते हैं कि इस पर ये इतना, और दूसरा पाकिस्तान हैज बिकम इररिलेवेंट आफ्टर, पाकिस्तान की रेलिवेंसी भी कोई नहीं रह गई। और उसमें जिस तरह मैं पहले आपको हमेशा ये अर्ज करता था कि IMF अब जो आपको पैकेज देगा फ्यूचर में, वो आपको भारत से पूछ के देगा, वो अब वैसे नहीं देगा आपको। उनका इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन DC में इतना है। आपने ये जो रिसेंटली पैसिफिक का जो दौरा था मोदी साहब, आप उसके बाद मैंने तो मोहर लगा दी थी इस चीज के बाद कि अब वो अमेरिका को उनकी इतनी जरूरत है और उनको बावर करा दिया गया है
कि योर फाइट अगेंस्ट चाइना इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंडिया। और इन सर्कमस्टांसेस में फिर आप अमेरिका किस तरह चलेगा, आप किस तरह चलेंगे अमेरिका के साथ? हाँ, जो ह्यूमन राइट्स के लिए यहाँ पे चंद लोग जो कांग्रेसमैन परेशान हैं, मैंने अगले दिन पूरे एक लिस्ट उनकी बना के देख रहा था, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो डॉलर लगाए जा रहे हैं पीटीआई के, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और दुख वाली बात यह है कि ये डॉलर सिर्फ एक सियासी मजहबी पार्टी के लिए, एक कल्ट के लिए लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं दर्द हुआ आज तक? ये जो मेरे बच्चे यहाँ वॉशिंगटन डीसी एम्बेसी के सामने जाके, आपको यहाँ अगले दिन पाकिस्तानी एम्बेसडर के सामने घर के रेजिडेंस पे जाके भी वहां भी इन्होंने गाली गलौज की है। आज तक इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्यों ट्राई नहीं? ये मेरा दुख है कि इन्होंने इतनी एफर्ट जो है, मुझे अभी तक याद है कि मुझे एक आपके एक एक्स पाकिस्तानी एम्बेसडर ने कहा था बहुत अरसा पहले, जब F-16 आपको नहीं दिए जा रहे थे, तो मुझे वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने कहा था कि ये जो हमें F-16 नहीं दिए जा रहे, उसकी एक रीजन ये है कि जो भारतीय डायस्पोरा है वो अपने कांग्रेसमैनों को लेटर लिखता है। आज ये भी लेटर लिख रहे हैं अपने कांग्रेसमैनों को, अपने अमीरुल मोमिनीन के लिए, मिस्टर हैंडसम के लिए। पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं इन्होंने लेटर लिखे आए? दुख मेरा ये कल्ट है, ये कल्ट है, ये नेशनलिज्म नहीं है, ये पाकिस्तान से प्यार नहीं है, ये मिस्टर हैंडसम से इश्क है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो बच्चे, मैंने अगले दिन किसी ने एक आर्टिकल में लिखा था कि कई बच्चों की माओ को इश्क था खान साहब से, कि ये देखें बाल, जब क्रिकेट में बाल कराता था ना, भागता था, तो उनके दिल भूम 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 करते थे। उन्होंने बच्चे पैदा किए, उनको भी इश्क डाल दिया इसमें। ये एक शख्सियत की परस्तश है, इसके पीछे कोई सियासी मोटिव नहीं है। मजहबी तो है ये सारे, ये तो बिलो दे घर गाने ते नचदे ने सारे। आज इमरान खान दे जलसे च नचण उन्हें दिल करता है। इसमें मजहब किधर से आया? हाथ में तस्बीह पकड़ लेने से मजहब नहीं हो जाता। ये दिल और दिमाग का, ये दिल दिमाग का सौदा है मजहब ना। ये कल्ट है, कल्ट। आज की रीसेंट अभी फिर उनकी स्टेटमेंट है कल की कि जेल जाने से ना घबराओ, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो बाल्टी लेके जाते हैं। जिस अदालत में जाते हैं, जिस अदालत में जाते हैं, अगर बाहर पंजाब पुलिस आ जाए तो 15 घंटे अंदर ही बैठे रहते हैं। दूसरों के बच्चों को कहते हैं जेल जाने का खौफ खत्म कर दो। हकीकी आजादी जो है छीन के ली जाती है। हाँ, सब अपने बच्चों को बुलाओ लंदन में, अगर आप को कहो अगर मैं जेल चला गया, मूवमेंट तुमने चलानी है। ये सियासत नहीं, जिहाद है। कौम के बच्चे मरवाना चाहते हो। मुझे आज याद है वो जो क्या नाम था, खान दुरानी, जिसने कहा इनकलाब आ गया है, इनकलाब आ गया है। वो दादा नाल है यार, चलाओगे। लेकिन एक बात मैं ये कहूंगा, हम जो पहले बात कर रहे थे कि ये क्या वजह है कि खान साहब, ये इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आर्मी को टारगेट किया है। ये एक लम्हा फिक्री है, लम्हा फिक्री है। इनको करार वाकई सजाएं मिलनी चाहिए। ड्रामे ये कर रहे हैं यहाँ के कांग्रेसमैन, क्यों पोकिंग कर रहे हैं इंटरनल इश्यूज में? मैं इनको कहूं कि तुमने 6 जनवरी के बंदे को 18 साल सजा क्यों दी है? आप चीमा साहब, आप अगर इनको लेटर लिखें कि उस बंदे को 18 साल जेल क्यों दी गई है जो 6 जनवरी पे, आपका क्या हक बनता है अमेरिका के इंटरनल मसलों में पोकिंग करें? तो ये क्यों तड़प रहे हैं? पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं आज तक ये तड़पे ये कांग्रेसमैन, जब इन पे सेक्शन लगती रही है पाकिस्तान पे? पीछे डॉलर में, डॉलर बड़ी पावरफुल चीज है। काश ये डॉलर पाकिस्तान के लिए लगाए। काश ये मेरे जो ये पीटीआई के मेरे जो ये भाई यहाँ अमेरिका में अब तड़प रहे हैं, काश इनके दिल के अंदर पाकिस्तान का रैम होता, तो पाकिस्तान के लिए ख्याल किया जाए। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं वो भी अपने मुल्क के खिलाफ इतना महाज खोल के बैठ गए हैं, जिसकी वजह से जग हंसाई तो पाकिस्तान की हो रही है। और ये चीज़ें तो इंटरनली बैठ के करने की हैं। इससे पहले इमरान खान ने भी बहुत कुछ किया है, एस्टैब्लिशमेंट ने और भी बहुत कुछ किया है। ये मुल्क का तमाशा बना दिया है इन्होंने। तार साहब, आपको नहीं लगता कि आज भारत ये कहता होगा कि सानू तो इन्होंने कुछ करने की लोड़ ही नहीं, ना हमें अपनी फौज इंगेज करने की जरूरत है पाकिस्तान के साथ, हमें तो कुछ करने की, तो खुद ही जल मर रहे हैं। इनका ये तो मतलब वो तो हमें नॉन एंटिटी समझते होंगे कि यार इनका क्या, ये तो खुद ही लगे हुए हैं। बिल्कुल, वो मैं समझ, बल्कि वो मेजर साहब ने तो स्टेटमेंट दी जो बड़ी पॉपुलर हुई पाकिस्तान। उन्होंने कहा 75 साल में हम जो नहीं कर सके, हम तो कोर कमांडर के घर को नहीं जला सके, उन्होंने खुद ही जला दिया। ये तो उनकी स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही, मैं एग्री करूंगा उनसे। ये बिल्कुल पाकिस्तान के को बैक स्टैब किया गया।
और अगर सजा ना दी गई इन लोगों को तो ये एक रूटीन बनेगी। फिर ये अगर इनको सजा ना दी गई तो फिर ये रूटीन बनेगी, ये हर दूसरा लौंडा लपाड़ा उठ के जाके कोर कमांडर के घर को जलाएगा। ये पाकिस्तान के वो कहते हैं गिरबान को पकड़ लिया इन्होंने, ज्यादती, सख्त ज्यादती। मैं ये सियासत नहीं है, बाकी ये मैं सही कहते हैं सियासत नहीं है, ये कोई पखंडबाजी है, कोई सियासत नहीं कि जाके आप और टारगेटेड देखिए। मैं बल्कि वो आर्टिकल पढ़ा है मेरा ख्याल वो सेनेटर सदीकी साहब का, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने क्या देखा, आप नोट करें, ट्रेंड देखें कि टारगेट किया गया सिर्फ आर्मी और किसी बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाया। देखे ना ये सियासी तो मैंने आज तक देखा लाहौर में सियासी जुलूस निकलते वो तो चेयरिंग क्रॉस पे जाते हैं, वो तो मार रोड पे जाते हैं, वो कोर कमांडर थोड़े जाते हैं। देखे ना ये तो एक टारगेट थी, एक चीज तरबियत थी। लेकिन इसको कंट्रोल जल्द से जल्द करके मूव ऑन करना चाहिए, इसको लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। मैं बल्कि इस चीज को बिल्कुल ठीक ही इन्होंने किया कि इसका बल्कि इंटरनेट भी बंद करना चाहिए था, ये सारा कुछ निकलता फिर इंटरनेट भी बंद करेंगे सारी। लेकिन तारड़ साहब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां भी तो हो रही हैं। आज इन्होंने जिब्रान नासिर को पकड़ लिया, तारड़ साहब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, इस तरह नहीं चीमा साहब उसकी मैं बात करता हूँ। वो एक इन्होंने चीमा साहब पहली दफा पकड़ा किसी, मोहसिन बेग एक्टिविस्ट नहीं था वो तूर एक्टिविस्ट नहीं था, वो हामिद मीर नहीं था वो बंदा। ये कौन सा पहली दफा हुआ, पहले भी तो होता रहा सारा ये ड्रामा। चीमा साहब ये या तो अच्छा, बल्कि मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ, अच्छा कहीं रुकना चाहिए वैसे लेकिन इस चीज के हक में जिन्होंने मिलिट्री की बिल्डिंग्स को जलाया है उनका मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। जो दूसरे लोग हैं उनका सिविलियन ट्रायल हो, लेकिन सिविलियन ट्रायल होगा नहीं। अदालतों के साढ़े पनूजे बैठे, अदालतों के अंदर तो आपने देख ही लिया ना, अदालतें तो फेल है। वो तो जमानतें अनलिमिटेड दे देते हैं ना, कहते हैं जो आने वाले जुर्म है उनके भी जमानतें, तो उनका आपने करें ना। देखिए उनको सबसे मैं सिर्फ इस वजह से कहता हूं इनका मिलिट्री ट्रायल हो क्योंकि आपकी अदालतें फेल हो चुकी, वो पार्टी बन चुकी है, वो पार्टी है। उनको आप कह सकते हैं तरीके इंसाफ की अदालतें क्या है, वो हाई कोर्ट थोड़ी, सेशन कोर्ट थोड़ी, वो तो तरीके इंसाफ की अदालतें हैं। तो वो तो चीमा साहब अगर वो हो तो ठीक है। बल्कि मैं किसी मिसाल आपको देना चाहता हूँ, खान साहब के दौर के अंदर वो जो गुमशुदा लोग थे, जो उनके बारे में खास साहब बड़े पहले मूवमेंट चलाते रहे अपने दौर के अंदर, इनके सारा कुछ होता रहा, बिल्कुल बोलते ही नहीं। बल्कि मैं कल एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है कि वो एक खटक साहब हैं इधर ह्यूमन राइट्स के थे, उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलकर उनका मिलिट्री ट्रायल हुआ, 14 साल सजा हुई। वो जो अफरीदी साहब थे जो पहले सुप्रीम कोर्ट के भी वकील बने थे, जो सदर पेशावर से, वो उनका केस लेते रहे, उन्होंने लेटर लिखते रहे इमरान खान साहब, खान साहब जवाब नहीं देते थे। ये दर हकीकत ज्यादती है। लेकिन ये मिलिट्री ये इशू तो बनेगा एक सिविलियन के ट्रायल, लेकिन ये भी उसके आर्गुमेंट आता है अटैक भी तो उन्होंने आर्मी की बिल्डिंग्स पे किया था, कौन सा सिविलियन बिल्डिंग्स पे किया था, उसमें उनके पास ये एक एक्सक्यूज है फॉर द ट्रायल। और दूसरा ये है कि जब तक करार वाकई और दूसरी अदालतों में केस चलाएंगे तो छोड़ देना घंटे में, आने वाले उनके जराइम की भी जमानतें दे देंगे, तो फिर क्या करना। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी को किस तरह कंट्रोल करना है, आपके पास चॉइस भी तो नहीं है। तारड़ साहब आपको लगता है कि इलेक्शन लेट होते नजर आ रहे हैं आपको, जिस तरह के हालात हैं, अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है? मैं कहता हूं फाइनेंशियल इमरजेंसी ना भी हो तो इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए, इस गवर्नमेंट को 1 साल की एक्सटेंशन देनी चाहिए। और लेकिन ये कि उसमें मेरी जो ख्वाहिश थी पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट्स आके मुल्क को ठीक करते। जो करंट आपका 100 बंदा कैबिनेट में बैठा है, उनकी जो आपको सलाहियत है वो पता ही है कि वो सारे डुअल नेशनल है, अपने अपने इंटरेस्ट में फिर रहे हैं। उन्होंने क्या करना है, मैंने जिस तरह आपको अर्ज की कि डार साहब का क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा है। आज मैं कहता हूँ आज कुछ थोड़ा सा शेकअप हो तो डार साहब ने शाम को फिर लंदन में आ जाना, तो फिर क्या फर्क, वजीर आजम के जहाज पे आते हैं, पैदल आ जाने के उन तक ही फर्क पड़ेगा। लेकिन चीमा साहब पाकिस्तान में जब तक वो पाकिस्तानी लीडर नहीं आएंगे, दुख पड़ता। इस वक्त आपका एक भी नहीं है, ना लीडर है ना ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन सारे आपके सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं। दुख वाली बात हो, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड के हैं सारे ग्रेजुएट, इनसे जान जब तक नहीं छूटेगी वो पाकिस्तान का तरक्की नहीं कर सकेगा। कायदा यूनिवर्सिटी के, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़े लोगों को लेकर आए, और खैर करते तो मास्टर वहीं से हैं, लेकिन जब ये गवर्नमेंट भेजती है इनको बाहर पढ़ने के लिए, उसके बाद ये पाकिस्तानी रहते नहीं। तारड़ साहब तालीम का क्या है, मोदी साहब ने भी तो देख लें इंडिया को चला, लेकिन नेशनलिज्म, मैं ये कहता हूँ नेशनलिज्म जरूरी है।
बाकी तालीम की बात ठीक है, बिल्कुल आज भी वो स्पीचेस देते हैं जिसमें मैं देखता हूँ अपनी पूरी टिपिकल हिंदी जुबान में देते हैं, लेकिन ये कि नेशनलिज्म, हमारा नेशनलिज्म को नहीं, बात तो ये। मैंने आपको हमेशा कहता हूँ, मैं पाकिस्तान तो बनाया ही नहीं, आपने सिर्फ फाइलों में बनाया है। वो फाइलों के ऊपर गर्द पड़ रही है, धूल उनके ऊपर पड़ रही है, आपने खोली नहीं फाइल। आज भी जब बच्चों को बेवकूफ बनाना होता है तो फिर एक दफा वही नारा निकालते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बेवकूफ बना लेते हैं, आए आपको पाकिस्तान दे, आए पाकिस्तान दे। वो 76 साल हो गया यार, वो अगला चैप्टर खोलो, तो तरक्की की बात करो, वो अपने पाँव पे खड़े हो, बस वो नहीं, खैरात कर्जा खैरात कर। अब तो तार साहब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी जवाब दे दिया, आइंदा और भी बायलैटरल भी जवाब दे देंगे। तो हालात तो, असल चीज़ तो पॉपुलेशन बढ़ रही है जितनी तेज़ी से, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दुनिया देख रही है इस वक्त, हमारे डॉक्टर साहब जो ग्लोबल एनालिस्ट हैं, और वो देख रहे हैं कि ये किस तरह डिफ़ॉल्ट करेगा। बस वो देख रहे हैं रेसिपी तैयार है, ये कुक कैसे होती है कि ये डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो हम तो इस चीज़ में फंसे हुए हैं, लेकिन इधर जो है वो बड़े बड़े जितने भी ताकतवर लोग हैं, इमरान खान अपनी नाम में बैठे हुए हैं, और बेशक मुल्क पिस जाए, मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह ताला ही है तार साहब, ये तो कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन लोग इस वक्त देख रहे हैं कि जैसे आप गुफ्तगू से पहले कह रहे थे कि अगले 3 महीने में, जैसे मिफ्ता इस्माइल शायद आप नाम ले रहे थे कि वो कह रहे थे कि अगले 3 महीने में डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो ये क्वार्टर निकल जाएगा। वो मैंने उनका इंटरव्यू सुना अभी रिसेंटली, खासकर IMF के बारे में जो बातें हो रही थी, उन्होंने कहा था कि ये क्वार्टर निकल जाएगा, लेकिन अगले क्वार्टर में डिफॉल्ट के फिर ज्यादा चांस तो हो जाएंगे। लेकिन ये कि चीमा साहब देखिए, जब किसी के पास भी कोई प्लान मौजूद ना, चाइना जाते हैं कमिश्नर लेने के लिए, जाते हैं चाइना से सीखते कुछ नहीं। जिस तरह मैंने अगले दिन आपको शायद एक मिसाल दी थी कि चाइना के अंदर जो जुर्म करता है वो जेल में जाता है, उससे काम लिया जाता है, उसको फ्री खाना पीना नहीं देते। मैंने ये भी यहां तक उस आर्टिकल में पढ़ा कि जो पाकिस्तान इस वक्त CPEC के प्रोजेक्ट से ऊपर काम कर रहे हैं, इनमें भी मेजॉरिटी ऑफ देम उनके क्रिमिनल हैं जिनको सजा के तौर पर भेजा जाता है, और उनको उसकी तरह में से थोड़ा हिस्सा दिया जाता है। चाइना के अंदर कहते हैं सजाए मौत की जिसको गोली मारी जाती है, उसको गोली का बिल भी उस बंदे को दिया जाता है। वो कहते हैं स्टेट क्यों दे, जुर्म तो इसने किया। तो हमारे तो फिर जेल जाते हैं, कहते गर्मी पड़ी है यार, गर्मी पड़ी तो किया क्यों था यार जाके। इनकलाब भी तो आपके जो अमीरुल मोमिनीन कहता है ना कि खौफ के बुत तोड़ दो, तो फिर जेल जाने से क्यों घबराते हो। मैंने शायद आपके अगले दिन सेगमेंट में कहता, पढ़ रहा था, अब शॉक्ड चीमा साहब कि हमारे खान अब्दुल गफार जो बादशाह खान थे, 1909 में जेल गए। 1909 पाकिस्तान बनने से पहले वो 7 दफा जेल गए। पाकिस्तान बनने के बाद 1948 से लेकर अपनी वफात तक 12 दफा जेल गए। 39 years of his life he spent in jail. 39 years. ये 39 मिनट नहीं कट देता कि तुसी याद हो इनकलाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, कहना मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अब सियासत से बिल्कुल छोड़ गया हूं, 45 मिनट के लिए सियासत से बाहर जाऊंगा, उसके बाद वापस आ जाऊंगा। सर साहब ये यकीन करके, मैंने हर बंदा जो पाकिस्तान की सियासत को माइन्यूटली देखता है, मैं जिन लोगों को मैं भी जानता हूँ जो पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तान से नहीं है, वो बड़ा हंसते हैं। वो देखते हैं यार इधर क्या हो रहा है, कभी यहाँ इस तरह की चीज़ें कि दुनिया में किसी मुल्क में नहीं देखी, जिस तरह की जो करैक्टर और जो कार्टून इधर हमारे पास हैं, और जो कुछ हो रहा है इस तरह, तो कभी ऐसे नहीं हुआ किसी मुल्क में भी, नहीं कभी सुनी नहीं ऐसी बातें कि ऐसे होता है। ये बस अल्लाह ताला ने हमारे लोगों को टैलेंट दिया है, और हमारी किस्मत में इस तरह के लतीफ़े हैं। हम सुबह शाम जो है ना, हम और कॉमेडी, कल्चर, सोशल, स्पोर्ट्स नहीं देखते, हमें आई बेने शामी ये सियासतदाना ने की चवला मारी हैं, तो वो जो है ना उसी के ऊपर हंस खेल के हम सो जाते हैं रात को। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर सब बड़ी जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, बहुत शुक्रिया। जी वीडियो ख़त्म हो गई, और आज तारड़ साहब और कमर चीमा काफ़ी फनी मूड में थे, नमक रगड़ रहे थे हमारे जख्मों पर, मजाक उड़ा रहे थे हमारा। सबसे पहले जो बात ये है कि भाई कितनी दफ़ा पहले भी बोल चुके हैं कि भाई पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इनमें वो देशभक्ति जो है ना वो नहीं है कि कोई चीज़ जो है वो कंट्री के लिए करनी है। अब इनकलाब नहीं लेकर आए थे,
वो इनकलाब खान साहब को सिर्फ जेल से बचाने के लिए था, इसको केसों से। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा था कि मुल्क बचाने के लिए निकले हैं। मुल्क बचाना। खान साहब को बचाने के लिए निकले थे। हाँ, तो मुल्क तो खान साहब ने फिर बचाना था, लोगों ने खान साहब को बचाना था। ये खान कहता है साहब ने हीरो है, हीरो है खान मुल्क साहब किस बचाना एंगल था। से हीरो है? हीरो छुपते नहीं, वो तो भाई सामने मैदान में आके लड़ते हैं। मैदान में नहीं, वो बैठा हीरो मर गया, अब हीरो मर गया तो फिर जनता लड़ेगा। मैदान में नहीं है, पकड़ने फिरा दो। अब तो उसके पास ना कोई कैबिनेट का बंदा है, ना कोई उसके पास कोई उसका जो है ना कोई बंदा नहीं उसके साथ, तो अब भी पकड़ लो। आवाम को बोलता है अपनी जेलें भर रही हैं, मौजम साहब गिरफ्तारियां दे रही हैं। बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, बद अच्छा बदनाम बुरा, सिर्फ बदनाम करके छोड़ना था उसको। अब दर दर की ठोकरें खाएं, कोई बात नहीं बनने वाली। बदनाम करके आज छोड़ दिया। सपोर्ट तो पाकिस्तानी पब्लिक उसी को कर रही कोई है। नहीं पब्लिक कर वो रहे कोई हैं। निकलता तो नहीं, वो लौंडे तो निकलता बड़े नहीं है, नहीं निकलता, ये मैं मानता हूँ। वो बोल रहा था लेकिन ना। वो जो इंटरव्यू लेने वाले वो शहरों के अंदर जा जाकर इंटरव्यू लेके आपका वोट किसको होगा? ये पीटीआई भाई उनका कौन साहब, समझा के? ये तारीख में याद नहीं रखी जाएगी, इसका नामो निशान मिट जाएगा, वो तो बहुत की बात इसकी है ना। हिस्ट्री भी नहीं बनेगी। तो फिर करवाते इलेक्शन। देखना तुम इलेक्शन करवाने किससे? पैसे तो है नहीं, डिफॉल्ट वन कगार पे खड़ा है। तो खान ऐसे साहब को इनके इतना पास नहीं है। पता। ये मेरे ख्याल से इंटरव्यू से फिर इलेक्शन हो जाना चाहिए। अच्छा, साजिद साहब बोल रहे थे 1 साल एक्सटेंशन देनी चाहिए सब हुकूमत को। हाँ 1 साल की बजाय 2 साल दे दो। नहीं 10 साल करो, एक तो आध साल फिर से क्या हमें बनता है बताए ना यार? भी कि हमें क्या इस चुंगल से ये हुकूमत निकाल पाएगी? कौन सा चुंगल भाई? जिस चुंगल चुंगल दलदल कोई में नहीं। फंसे हुए हैं। अब मिसालें और क्या? चाइना की देते हैं कि जिसको गोली भी मारनी है, उस गोली के पैसे जो हैं चाइना वो की उसी मिसालें बंदे से दी। लिए जाते हैं। तो भाई इलेक्शन का इतना खर्च है, हमारे हुकूमत पास- चल रही है, चलने दो, इलेक्शन की जरूरत क्या है? वो 5-5 एक रुपए साल- लोगों से ले लो भाई, हम वोट देंगे। हाँ सही बात नहीं? हाल तो अच्छा है। 5-5 से नहीं गुजारा चलता, 10 ले लें। 10 ले ले, हर बंदा जो 1 रुपए का वोट 1-2 रुपए का वो पेपर आता है जिसपे मोहर लगानी होती है बस। वोट कास्ट करने आए, साथ में वो जी 20 रुपए या 10 रुपए वो डाल के जाए। लेकिन दूध का धीला तो ये भी नहीं है, तो फिर किधर जाएगा? पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा, सारा कुछ काम चल जाएगा। इलेक्शन करवाओ, ये बीच में जो मामला है इसको खत्म करो। कोई ना कोई तरीका तो लगाना पड़ेगा ना। हल तारक तो- साहब ने बेहतरीन बता दिया है। ऐसा समझदार बंदा हूँ, ऐसे लोगों असल में ना ये सारे आठ गवार जो आकर सलाह मशवरे लेता है कि तू ही एक बंदा है जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकता वो तो है। शुक्र है खान साहब ने यह सलाह लेने इनसे। लेता तो आज तक आएगा, कब तक पहुंच चुका था ऊपर। आसानियां हो जाती है। ये उसके लिए आसानियां हो जाने की। लेकिन- असल में ये सारी पार्टियां जो अदारे हैं ना, ये खान साहब से डर चुके हैं। सोशल मीडिया का जो कंट्रोल था खान साहब के, वो बता नहीं रहे थे कि एक बंदा 10-10, 20-20 अकाउंट बना के बैठा ट्विटर पे। उसका मेन हैंडलर कौन था? फवाद चौधरी। जो भी था वो तो भाई सारे भाग गए और सारे कहता है भाग कि गए। सियासत छोड़ते हैं 45 मिनट के लिए। तो वो भगोड़े अब किधर जाएंगे? उनके जिन्होंने लिए- हमें पहले लूटा, अब किसी और पार्टी उनके लिए ने नई शुरू पार्टी किया, नहीं बन रही। नई पार्टी। उधर से फिर लूटना शुरू हो जाएंगे। उनके लिए तो नई उस वक्त पार्टी। साजिद सर को नहीं पता ये जहांगीर उसके तरीन बारे में साहब भी बोल देते ये हैं। खान साहब की मुसीबत सारी जहांगीर तरीन साहब अपने सर नहीं ले रहे। इन भगौड़ों को, इन चोरों को वो अपनी जमात में नहीं शामिल कर रहे। कितनी बड़ी कुर्बानी अब भाई साहब खान मुद्दा ने इस दी बात का है कि एक तो जनता को भी देखना चाहिए कि जो बंदे भगौड़े हैं, जो डरते हैं, उनको हम अपना लीडर मानते हैं। अब ये फिर उनको ही वोट देंगे क्योंकि इनकी रिश्तेदारी होती है ना। ये अपने अपने मुफाद के लिए कंट्री का कोई नहीं देखता भाई। यहाँ पे अगर कोई गांव में वोट देता किसी को तो वो पार्टी को वोट नहीं देता, वो तो बिरादरी वो बेस पर बिरादरी बेस पे वोट देता कि ये बंदा हमारा जान पहचान वाला, ये हमारा काम करेगा, जी हमारे कोई कोर्ट कचहरी के मामला को उसको सुलझा देगा, ऐसी बात। इसके लिए वोट देते हैं। कंट्री के लिए कोई बंदा वोट नहीं देता सवाल कि भाई ही कोई नहीं। आएगा ये कोई कंट्री को ऊपर ले जाएगा, इस बात का कोई इलेक्शन नहीं, कोई वोट नहीं। बिरादरी बेस पे वोट होते हैं कि गांव में पार्टियां बनी होती है, भाई ये पार्टी ये कहती है इसको वोट देना, ये कहती है उसको। आपस में एक घर में 2 भाई थे वो भी लड़ पड़े भाई। ऐसी बात है। बाल का ऐसे भी सीन देखने को मिलते हैं, कहते हैं एक दूसरी पार्टी को कहता है मैंने वोट देना है, एक दूसरी को कहता है। तो भाई ये भी खराबियां चलती है। बाकी बात करें लोगों की, तो वो अभी तो फिलहाल थोड़े से वो कहते हैं कि
झाग की तरह, झाग जो होती है ना उसकी तरह बैठ गए हैं। डर फैला दिया गया उनके तो- अंदर भाई साहब, सहमे हुए, डरे हुए। एक बात जो है तारड़ साहब की अच्छी लगी कि भाई लेकिन उनके हकूक को भी दबाया जा रहा है, कितनी- इंसानियत की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। भाई साहब पहले ये भी कौन आपको सी इधर मानना इंसानियत की पड़ेगा। खिलाफ वर्जी नहीं होती, कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ फिर बर्दाश्त पाकिस्तान करो। बात ये है कि भाई पाकिस्तान है तो सब मुमकिन है। हाँ पाकिस्तान मोदी है है तो तो सब तरह मोदी है मुमकिन तो है। मुमकिन है ना, पाकिस्तान है तो सब कुछ मुमकिन है। जी। तो भाई बात कहने की ये कि ये जो मामला है इसको रफा दफा करे, इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना चाहिए। डिफॉल्ट की तरफ कंट्री जा रहा है, भाई साहब ने उसका कोई किसी ना को कोई नहीं पड़ा हुआ। पॉइंट चाहिए। ये मामला है क्या? इस मामले को अगर सुलझाना हो तो भाई साहब अदालत में मामला सुलझा ये सकते था, हैं, एक दिन के मुअज्जम अंदर सुलझा साहब। सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं सुलझा रहे? मामला ये था कि पीटीआई आवाम को का खत्म फिजिया करना कर था, रहे हैं। वो खत्म हो हाँ, गया। बस अब आगे ठीक है। बढ़े, अब आगे बढ़े। जिन्होंने ये कांड किया उसको भाई साहब टांगे या जो सजाएं उनको दे रही है, वो टंग रहे हैं। बस खत्म करे। मुझे फिर तो- आगे भी हमें कुछ नई राह दिखाए ना, अजय नई राह है जिससे आप इस दर्द से निकलोगे, आपके लिए खुशहाली आएगी, आपके लिए रोजगार और आएगा, भाई- आपके लिए इन्वेस्ट आएगी। कुछ भी नहीं कोई आएगा, कुछ नहीं इनके है। पास है ही नहीं कुछ भाई वो साहब। हमारा साका साहब जो है वो डॉलर के कहते हैं कि डॉलर का बाप है, वो डॉलर को कंट्रोल करने वाली मशीन है। तो कंट्रोल किया है, 22 बिलियन से 2 बिलियन पर लेकर आ गया है। आते उसने अपने जो तनख्वाह थी पिछले 5-7 साल की उन्होंने वो ली, फिर करप्शन इतनी ज्यादा की, आप देखो हालत आपके सामने। कौन है इस पाकिस्तान का सरदार? अच्छा, तनख्वाहें लेने आए थे जो बकिया किस्तें बाकी रह गई, उसको जी स्पेशल बनवाया गया और भाई कहा कि ये डॉलर को कंट्रोल करेगा, इकोनॉमी पाकिस्तान से नहीं संभाली जा रही, ये आ गया मसीहा, ये सबको काबू कर लेगा। तो कर लिया काबू भाई साहब। और डॉलर इधर मिलते ही नहीं, एक बंदा को देख ही नहीं कि डॉलर नाम की कोई चीज भी होती है पाकिस्तान में। एक और साजिद साहब टारगेट कर रहे थे हमारी अदालतों को। अदालतें तो है ही, वो बोल रहे थे पीटीआई को, उन्होंने रिलीफ दिया पीटीआई लोगों को या वर्करों को। और आज जो अदालतें कर रही हैं, जब बोल रही है उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हो रहा? अदालतों ने बोला ना इलेक्शन करवा दो, अदालतों ने नैब वाला वो सारे केस खत्म किए हैं। वो जो है पंजाब हाउसिंग स्कीम वाली सोसाइटी जो है साजिद वो तारड़ सब उसने साहब उसमें दिया है। साजिद तारड़ साहब इस निस्बत से कह रहे थे कि खान साहब भी इलेक्शन चाहते हैं और अदालतें भी इलेक्शन चाहती हैं, कि वो खान साहब की बोली बोल रहे हैं। लेकिन अदालतें और भी तो चाह रही है ना, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं भाई किया जब जा रहा है। असम्बलियां ये भी टूट देखना। गए ना तो जो कानूनी तौर पे वो यही बनता है कि इलेक्शन असम्बलियां में 90 टूट की दिन। मुद्दत भी खत्म हो चुकी है। 2023 के अंदर ही नहीं इलेक्शन होने थे, हाँ। 18 में तो हुए थे। तो ये होने चाहिए इलेक्शन किसी न किसी तरीके, ताकि खराबी जो है खत्म हो जाए। पैसे की कमी है तो खान साहब को बोले कि भाई इतने पैसे लगेंगे, आप पैसों का आप पे इंतजाम करो। करते हैं जी। तो खान पैसों का भी इंतजाम कर ले, मांगने में बड़ा माहिर है। मैं हाँ सही बात है, तुम्हारे ख्याल से वो नहीं कर सकते थे? करेगा, करवाएंगे एक सही। मर्तबा ऐसे कहना था, मेरे ओवरसीज पाकिस्तानियों, पैसा ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाना था। वो जो मरे थे ना वो रैली में 25 उनके लिए इकट्ठे किए खान साहब ने, पता नहीं उनको कितने दिए। उनमें से भी कुछ बच गए होंगे। तो ये सारी जिंदगी खान यही करता रहे, अस्पताल बनाया, वो 10 अस्पताल का पैसा इकट्ठा हुआ, एक बना के कहा कि मैंने ये अस्पताल बनाया, अपनी कमाई से बनाता तो फिर मजा था ना। अच्छा चलो यार, मार्च जो में बात आगे। भी है, इलेक्शन होने चाहिए, अमन होना चाहिए, फौज के खिलाफ नहीं निकलना चाहिए। वो हमारा एक रिस्पेक्टेड हाँ। रिस्पेक्टेड चाइना चिंग चोंग चिंग। हाँ। तो भाई बात ये है कि भाई पाकिस्तान जो है वो असल में शुरुआत से हिस्ट्री एक तो गलत पढ़ाई गई, गलत दिशा पे लग गया। एक बंदे को सही रास्ता सीधा मिल जाए ना तो वो आगे बढ़ता है, वो मंजिल तक पहुंच जाता है। ये थोड़ा सा मैं कहता हूँ 2-3 जो है ना डिग्री एंगल जो है गलत ले गया, दिशा ही गलत हो गई। और 75 सालों से 2 डिग्री वो फासला लंबा करें तो वो बहुत दूर ज्यादा निकल जाता है। मंजिल से बहुत ज्यादा दूर चलेगा। हाँ और शुरुआत जब अलहदा किया गया उस वक्त से हमने जो इमदाद और जो है कर्जा लेना शुरू कर दिया, और उस कर्जे के ऊपर हम चल रहे हैं, और ऊपर से हम पाकिस्तानी लोग तो भी इसका ऐसे- blame जो है- अंदर जिधर अच्छा। भी देखते हैं उधर अपना पदैशी वार कर भिखारी बन लेते गए, हैं। पदैशी भिखारी। और क्यों भाई, इसके पीछे इंडिया का हाथ है। हाँ। उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए तो हाँ। मजबूरन हमें भीख मांगनी पड़ी। सही बात, सही उस वक्त हमारे पैसे दे देते भाई साहब तो हमारी यहाँ ये हालत ना होती। इसमें भाई इंडिया की साजिश है, सही यकीन माने। 5 करोड़ रहता। वो कल जी। कल एक भाई बोल रहे थे
कि 5 करोड़ हिस्से का नहीं आता, क्योंकि ब्रिटिश ने जमीन ही बंटवारा किया था, पैसों का कोई हिस्सा नहीं था। क्यों? तो जब जमीन ये का कौन सी बंटवारा बात हुआ, है? बाकी किसी चीज का नहीं उनको हुआ अपने था। पैसे दिए थे बंगालियों को सालों। हमने 93,000 फौजी दिए थे उनको भाई साहब, अब उनसे संभाले नहीं गए तो इसमें हमारा कसूर थोड़ी ना है। 93,000 बहुत बड़ी तादाद होती है, पूरे के पूरे दे दिए थे उनको। मोदी साहब की बात की भाई साहब, मोदी साहब में देशभक्ति है, अपने कंट्री के लिए काम करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं। ये हमारी अपनी कुर्सी के लिए काम करते हैं, फर्क सिर्फ इतने है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।